जैसे ही आपके दिल में ये शक पैदा होता है कि कहीं आपकी आवाज़ में कहीं कोई खोट तो नहीं है, वैसे ही आप बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। आपके अंदर एक तनाव पैदा हो जाता है और ये तनाव कई रूपों में व्यक्त होता है। ये आपके शरीर पर असर डालता है। आपके पेट की मांसपेशियां तन जाती हैं, पीठ का ऊपरी हिस्सा अकड़ जाता है, गर्दन और जबड़े जाम हो जाते हैं। और ये होता इसीलिए है कि हम बचाव की उसी आदिम मुद्रा के आदी हैं जो हमारे जेनेटिक कोड में हमें दी है, यानी आक्रमण से बचने के लिए हमारी प्रतिरक्षात्मक प्रणाली। जैसे हमारा कुछ छीनने वाला हो, जैसे कोई हमारे अधिकार क्षेत्र में घुस ना जाए या जैसे वो हमारी कोई चीज़ छीन ना ले। शरीर की ये दशा तब तक बनी रहती है जब तक हम डिफेंसिव मोड में रहते हैं। शरीर के जिन हिस्सों का अभी मैंने जिक्र किया है उनका सीधा संबंध हमारी आवाज़ के साथ है, और जैसे ही इन हिस्सों पर तनाव पड़ता है हमारी आवाज़ भी बदल जाती है। पेट की मांसपेशियों के कड़े हो जाने से फेफड़ों का लचीलापन कम हो जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि उनमें सांस पूरी तरह भर नहीं पाती और हमारी आवाज़ उथली रहती है और उस पर हमारा कंट्रोल भी कम रह जाता है। पीठ की मांसपेशियों के स्टिफ हो जाने के कारण एक तरफ तो पसलियों का फैलाव ढंग से नहीं हो पाता है, जिससे छाती के भीतर हो सकने वाला नाद संभव नहीं होता और आवाज़ पतली सुनाई देने लगती है, और दूसरी तरफ इससे कंधों की मांसपेशियां भी जकड़ जाती हैं, जिससे गर्दन अछूती नहीं रहती और गले में मौजूद लैरिंग्स तनाव के कारण वहाँ वैसी रेंज पैदा नहीं हो पाती जिससे गूंज पैदा हो सके। जबड़े जकड़े हुए हों तो होंठ, जबान और तालू वैसी लचक से नहीं चल पाते जिससे आवाज़ में सफाई और रवानी आ सके। कुल मिलाकर जब आप नर्वस होते हैं तो आपकी आवाज़ से ठहराव चला जाता है, वो पतली और तीखी हो जाती है। आप शब्दों पर फिसलने और गिरने लगते हैं और स्पीच से आपकी पकड़ छूट जाती है। इस तरह जब आप देखते हैं कि आपकी आवाज़ साथ नहीं दे रही है या शब्द आपसे फिसल रहे हैं तो आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और आप घबरा उठते हैं, और फिर घबराहट में वही सब कुछ होता है जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। इस तरह ये एक विशेष साइकिल है, ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें आप उलझ कर रह जाते हैं। जब हम ये जान पाएंगे कि हमारी आवाज़ काम कैसे करती है तो हम अपनी घबराहट पर काबू पाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये घबराहट हमारे शरीर और फिर आवाज़ पर सीधा असर डालती है। यहाँ गौर करने की बात यह है कि आवाज़ आपके भीतरी संसार का प्रकट रूप है। ये आपके व्यक्तित्व की विशेषता सामने लाती है। इसके ज़रिए ही आप अपने विचार और अपनी भावनाएं लोगों तक आत्मीय ढंग से पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी आवाज़ के साथ इंसाफ करें ताकि वो आपकी बात संप्रेषित करने में आपकी मदद कर सकें। जो कुछ भी भावनाओं और इरादों की शक्ल में आपके भीतर है वो आवाज़ के ज़रिए बाहर आता है। इसी के ज़रिए दूसरे लोग आपके बारे में कुछ जान पाते हैं और अपनी राय बनाते हैं। लोग अगर अपनी आवाज़ को लेकर सेंसिटिव रहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनकी आवाज़ के प्रति की गई कोई भी टिप्पणी दरअसल उनके अपने बारे में है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे ये कहे कि क्या कहा, फिर से कहिए, या तो आप ज़ोर से बोल नहीं रहे हैं या फिर आप साफ साफ नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसे में आपको बुरा लगता है और आप अड़ जाते हैं कि दोहराऊंगा नहीं। और ऐसा भी होता है कि अगर आप जब बोल रहे हों और कोई बीच में टोक दे तो आप चिढ़कर रुक जाते हैं कि टोका क्यों या बीच में बोले क्यों। दोनों ही स्थितियों में आपका आत्मविश्वास ही है जो डगमगाता है। और होता ये है कि पहली बात आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, और दूसरी बात ये कि आपको ये लगता है कि कोई आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। यहाँ शायद दोनों ही बातें सच ना हों, लेकिन आप हीन भावना से ग्रस्त हैं ये साबित हो जाता है। अगर इन बुनियादी उदाहरणों को बहुत गंभीरता से ना भी लें तो ये भी सच है कि अगर कोई आलोचना करे तो आप निजी तौर पर आहत होते हैं या फिर हताश हो जाते हैं। हालांकि ये समझा जा सकता है कि आलोचना हमें पसंद नहीं है, लेकिन ये भी तो सच है कि ईमानदारी से की गई आलोचना हमें सुधार के मौके देती है। ये ठीक है कि आवाज़ हमारे आंतरिक संसार का प्रतिबिंब है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग हमें इस तरह देखें जैसे हम उन्हें दिखाना चाहते हैं। इस तरह हम अपने आंतरिक संसार को छुपाने के लिए आवाज़ का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इस तरह हम एक मुखौटे का सहारा लेकर वो दिखने की कोशिश करते हैं जो हम हैं नहीं। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि अच्छा बोलना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये अच्छा बोलना दरअसल होता क्या है इसको लेकर बहुत साफ नहीं होते। यानी कि इस अच्छे का पैमाना क्या है और वो कैसे होता है, इसको लेकर उनके मन में कोई सही जवाब नहीं होता। मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हुए पाए जाते हैं कि आवाज़ को अच्छा कैसे बनाएं।
उनकी नज़र में शायद मेरे पास इसका कोई रेडी सॉल्यूशन है या कोई सीक्रेट फार्मूला है, जबकि सच तो ये है कि ठीक से बोलना जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। बच्चों से बार बार ये कहा जाता है ठीक से बोलो, जबकि ये बहुत वेग है। हम पहले ही देख चुके हैं कि ये एक विरोधाभास है, यानी अपनी आवाज़ को लेकर हम दुविधा में हैं, क्योंकि एक तरफ तो अपनी इंडिविजुअलिटी को बचाए रखने के लिए हम इसे बदलना नहीं चाहते, इसकी आलोचना नहीं करते या इसमें हस्तक्षेप नहीं करते, और दूसरी तरफ हम ये चाहते हैं कि वो अच्छी हो जाए। इस तरह बोलने का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता। आपकी आवाज़ आपके व्यक्तित्व की ही तरह विशिष्ट है, वो आपकी अपनी है जो किसी और की नहीं है। लेकिन फिर भी आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आप अपनी आवाज़ में विस्तार लाने के लिए आप अपने स्वर तंत्र की क्षमताओं को बढ़ाएं, शारीरिक तनावों को कम करें, स्पष्टता लाएं, उनकी रेंज और ताकत को पहचानें और ज़रूरत पड़ने पर इसका पूरी खूबसूरती से इस्तेमाल करें। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि आपको आपकी आवाज़ खूबसूरत और पॉश बनानी है, बल्कि इसलिए कि जब आप बोलने लगें तो बोलने का आपका इरादा और आपकी बात सुनने वाले पर असर करे, क्योंकि ये भरोसा ही आपके रिश्तों की बुनियाद बनेगा, सुनने वाले को आपसे जोड़ेगा। जब आप अपनी बात रखते हुए कॉन्फिडेंट होंगे तो आप खुद को मुक्त महसूस कर सकेंगे और अपनी कामकाज को बेहतर बना सकेंगे। अगर आपकी स्पीच में कोई डिफेक्ट नहीं है या आप बोलने की किसी बाधा से ग्रस्त नहीं हैं, तो कोई वजह नहीं है कि सुनने वाला आप में भरोसा ना करें। ये दरअसल अपनी आवाज़ के फिजिकल तत्वों के प्रति आपकी सजगता है, यानी एक तरह की अवेयरनेस कि मेरी आवाज़ के ये ख़ास तत्व हैं, और तभी आप इन तत्वों को काम में लाते हुए आवाज़ से भरपूर काम ले पाएंगे, और तब ये आपकी अपनी ख़ास आवाज़ की तरह बन जाएगी। इस वीडियो का पहला मकसद ये है कि हम जान सकें कि अच्छी आवाज़, अच्छा बोलना होता क्या है। ये हर इंसान की पर्सनैलिटी और उसकी ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग है। दूसरा, कुछ मामूली अभ्यासों के ज़रिए अपनी आवाज़ और बोलने के तरीक़ों से ऐसा बनाना जिससे आपका मकसद पूरा हो सके। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, आपको ये बताना कि आवाज़ काम कैसे करती है, उसका फंक्शनल नेचर क्या है। अभ्यासों से निकले हुए निचोड़ आपको ये बताएंगे ताकि आप अपने विवेक से क्या लेना है और क्या छोड़कर अपनी आवाज़ के साथ आगे बढ़ना है, ये सब आप खुद तय कर सकें। लोगों की ज़रूरतें अलग अलग हैं और जाहिर है कि वो जीवन के विभिन्न पड़ावों पर हैं, इसलिए अभ्यासों के अलग अलग स्टेजेस पर वो अपने काम की चीज़ें हासिल करते चलते हैं। कोई ऐसा हो सकता है जिसे अपनी आवाज़ की स्ट्रेंथ बढ़ाने की तकनीक समझ में आ जाए और अब वो भारी संख्या में मौजूद लोगों तक बिना किसी तनाव के अपनी बात पहुंचाने में सक्षम हो जाए। कोई ऐसा भी हो सकता है जो इससे आत्मविश्वास बढ़ा ले और समझ सके कि अपनी आवाज़ से वो अपना उद्देश्य हासिल कर सकता है, और इस तरह शब्दों के बर्ताव में अधिक आनंद लेने लगे। एक्सरसाइज की दिलचस्प बात यह है कि आप ये जान पाते हैं कि बोलने के बीच आने वाली कोई भी दुश्वारी या कोई भी उलझन आपको तनाव में रखती है और आप हमेशा अपना संतुलन खोने की कगार पर होते हैं। और जैसे जैसे आप इस दुश्वारी को हैंडल करना सीखते जाते हैं, आपका संतुलन ठीक होना शुरू हो जाता है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप नर्वस होते हैं, तनाव बढ़ जाता है। तनाव इसलिए भी बढ़ जाता है कि हम डिफेंसिव हो जाते हैं। कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें नियमित करने के क्रम में आप अपनी मांसपेशियों का तनाव कम कर सकते हैं और यहाँ तक कि इस तनाव से पूरी तरह निजात पा सकते हैं। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि डिफेंसिव होने के पीछे के कारण क्या हैं। ये आत्मसजगता आपको दुश्चिंताओं से बचाने में मदद करेगी। अब देखिए, आप सांस कैसे लेते हैं। अगर आपकी सांसें छोटी छोटी और उथली हैं तो आप अपनी स्पीच के बीच टूट टूट कर सांस लेंगे और ऐसा लगेगा कि आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, उसको लेकर आप अनश्योर हैं, क्योंकि आप सोचने के लिए बीच में वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। सुनने वाले को लगेगा कि आपकी बात में वज़न नहीं है, क्योंकि आप खुद अपनी बात को अहमियत नहीं दे रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप सचमुच बोलने का वक्त नहीं लगा रहे हों। बहरहाल, जब आप ठीक से सांस लेना सीखेंगे तो ये एक्सरसाइज आपकी सांसों को लंबा और गहरा बनाएगा, जिससे आप अपनी स्पीच में एक रिदमिक कंट्रोल हासिल कर पाएंगे। ज़रा ठहर कर सांस लेने के इस एक्सरसाइज से आपको बोलते हुए समझने और सोचने का मौका भी मिलेगा। इससे न सिर्फ आपकी बात को वज़न मिलेगा, बल्कि खुद आपका व्यक्तित्व वज़नदार बरामद होगा। एक वज़नदार शख्सियत की बात का कुछ अलग ही असर होता है, ये आपने भी देखा ही होगा।
स्पीच को ठीक करने का एक और उदाहरण लेते हैं। अगर आपके होठों में लचीलापन नहीं है और आप गले के भीतर से कुछ दबी दबी सी आवाज़ निकाल रहे हैं, तो सुनने वाले को पता चल जाएगा कि या तो आपकी आदत ही ऐसी है या आप बोलने में झिझक रहे हैं, जो आपकी परवरिश की वजह से हो सकता है, या फिर बात को मन में रखने वाला व्यक्तित्व हो सकता है आपका। इस तरह हम कह सकते हैं कि चाहे आप खुद से बात कर रहे हों या सामने वाले से बात कर रहे हों, दोनों ही स्थितियों में आपके होंठ एक दीवार बनकर खड़े रहते हैं। एक्सरसाइज के ज़रिए आप अपने होठों को बिना किसी नाटकीय हरकत में लाए ज़्यादा खूबसूरत साउंड करने लगेंगे और आज़ादी से शब्दों का बर्ताव भी कर सकेंगे। यहाँ ये समझ लेना ज़रूरी है कि अच्छी स्पीच के लिए वॉइस की फिजिकलिटी समझकर उसका एक्सरसाइज जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है आत्मविश्वास और अपनी बात पहुंचाने की इच्छा शक्ति। इस तरह आवाज़ क्या है, कहाँ से आती है, कैसे उसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे अलग अलग उद्देश्यों के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, आप पाएंगे ये काफ़ी जटिल है, लेकिन सिर्फ इस पर बात करने से ही आपके कई भ्रम टूटने लगेंगे और आप अपनी उलझनों को समझने लगेंगे और यहीं से संकोचों से मुक्ति के द्वार खुलने लगेंगे। तो समझ लीजिए कि आप सांसों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप तनावों से कितने मुक्त हैं, आपकी स्पीच कितनी शक्तिशाली है, आपकी आवाज़ में कितना विस्तार है। ये 4 सवाल बेहद ज़रूरी हैं और इनके इर्द गिर्द ही हम इस जटिल गुत्थी को सुलझाएंगे। लेकिन हमेशा याद रखिए, एक्सरसाइज ही वो चाबी है जिससे वॉइस और स्पीच के ताले खुल सकते हैं।